Hello students, so today we will consider the remaining part of the chapter number 5, which is patient counseling. The next part includes patient counseling for chronic disorders. So basically हम chronic term की यहाँ पे बात करते हैं कि chronic disorder या फिर chronic disease आपके पास क्या होती है, disorders या फिर disease, right? Disease majorly आपके पास दो types की होती है, एक आपके पास होती है chronic and the other is acute. दो टाइप्स की हमारे पास डिजीज़ होती है, एक होती है क्रोनिक, एक होती है एक्यूट. दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? क्रोनिक आपकी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है या फिर हम इसको कह सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग भी ये डिजीज़ आपकी यहाँ पर चल सकती है, ठीक है. और दूसरी तरफ आपकी एक्यूट आती है. एक्यूट डेट मीन्स आपकी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए आपके पास ये डिजीज़ होगी. जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं और हम एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करें तो आप एक्यूट के अंदर क्या लिख सकते हो? जैसे सिंपल आपको कोविड हुआ था. कोविड एक क्रोनिक डिजीज़ नहीं थी, 10-15 दिन हुआ, ठीक हो गया. या फिर सिंपल कोई भी हमारे पास वायरल इन्फेक्शन है वो हो गया, या फिर आपके पास कफ कोल्ड वगैरह हो गई. ये कुछ टाइम के लिए होती हैं, आपको कुछ समय बाद में ये ठीक हो जाती है. लाइक एक हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद में ये डिजीज़ ठीक हो जाती है. तो ऐसी डिजीज़ को हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं. क्लियर? बट वो डिजीज़ जो एक बहुत लंबे समय से, दैट मीन्स हम ईयर्स कह सकते हैं, लॉन्ग टाइम की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब सालों से चली आ रही है या फिर सालों तक चलेगी, तो वो डिजीज़ आपकी क्रोनिक डिजीज़ होगी. ठीक है. इसके अगर मैं एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करूँ तो डायबिटीज़ हो सकता है. हम देखते हैं हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर हमारे कोई फैमिली मेम्बर है, तो वो डायबिटीज़ अगर किसी को हो गया तो वो ज़िंदगी भर उसकी दवाई लेता है, राइट. तो वो काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं, दैट मीन्स वो एक आपकी क्रोनिक डिजीज़ है. दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन क्या होता है? जिस केस के अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. क्लियर? तो वो चीज़ आपकी हाइपरटेंशन होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा पेशेंट बीपी का पेशेंट है, या वो जो डेली बीपी की दवाई लेता है, वो डेली बीपी की दवाइयाँ लेगा, तो वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी क्रोनिक डिजीज़ के अंदर जाएगी. ठीक है. ऐसे ही और इसके अंदर आपके पास आ सकता है अस्थमा. अस्थमा की भी आपका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, और एक आपका COPD हो सकता है, एड्स हो सकता है. तो ये सारी पर्टिकुलर डिजीज़ आपकी क्रोनिक डिजीज़ के अंदर आती है. तो हमारा मेजर टॉपिक है कि इन क्रोनिक डिजीज़ के अंदर हमें पेशेंट काउंसलिंग किस तरीके से करनी चाहिए, वो हमें यहाँ पे मेजरली स्टडी करना है. ठीक है. तो पेशेंट काउंसलिंग जब भी हम करते हैं तो पेशेंट काउंसलिंग हम जानते हैं कि क्या होती है. पेशेंट को डिजीज़ के बारे में, उसका जो भी हिस्ट्री है, प्रेजेंट है, करंट, उसका क्या मेडिकेशन चलेगा, वो सारी चीज़ें उसको हमें यहाँ पे बतानी है. तो जब हम यहाँ पे क्रोनिक डिजीज़ या फिर क्रोनिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मेजरली हम इन टाइप की डिजीज़ के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार हाइपरटेंशन को कंसीडर करते हैं. हाइपरटेंशन आपकी क्या डिजीज़ है? हाइपरटेंशन बेसिकली हमने देखा जहाँ पे आपका पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. क्लियर? अब मैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसकी बात कर रही हूँ, दैट मीन्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपके पास कितना है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे पास 120/80 mmHg होता है. 120/80 mmHg का क्या मतलब है कि हम इसको ये नहीं कहेंगे कि 80 से 120 या 120 से 80. अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो 120/80, ये डिवाइड का साइन है, बाय 80 यहाँ पर होगा. अब ये दोनों चीज़ें आपको क्यों बोल रहा है क्या ये दोनों चीज़? तो बेसिकली 120 आपका सिस्टोलिक होता है और 80 आपका डायस्टोलिक होता है. क्लियर? बेसिकली क्या है, आपका हार्ट है, आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है. क्लियर? तो एक टाइम पे आपका ब्लड जो हार्ट है वो एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, दूसरे टाइम पे वो रिलैक्स होगा. हमने सुना है साउंड, जब हम स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं तो लब डब की आवाज़ आती है, राइट. तो वो क्यों आती है? जब एक तरफ आपके हार्ट के अंदर जो वॉल्स है वो एक तरफ बंद हो रही है, एक तरफ खुल रही है. तो जब ऐसा होता है तब आपके पास क्या होती है? साउंड आता है. क्लियर? तो ये साउंड आ रहा है तो इसके अंदर क्या होगा? जब भी आपका ब्लड, जो आपका हार्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक टाइम पे रिलैक्स कर रहा है, तो वो दो एक अलग अलग चीज़ें होंगी. एक होगी सिस्टोलिक और दूसरी होगी डायस्टोलिक. सिस्टोलिक और डायस्टोलिक. ठीक है. तो बेसिकली सिस्टोलिक में आपका हार्ट क्या करता है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है. आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम सिस्टोलिक बोलेंगे, और उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है विच इज़ 120 mmHg. Hg क्या होती है? आपकी मरकरी होती है. हमने देखा है जो एक पंपिंग वाला ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके अंदर हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ऐसा आपके पास कॉलम बना होता है, हम डॉक्टर्स के पास देखते हैं, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ आपके पास होती है. जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो चीज़ ऐसे ऊपर जाती है और फिर जहाँ पे भी आपका ब्लड प्रेशर आएगा वो रुक जाएगा. तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो जा रही है वो आपकी है मरकरी.
ठीक है, ये आपकी मरकरी है। तो बेसिकली ये एक यूनिट है mmHg, और 120 आपका क्या है, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे आपका हार्ट जो हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ऐसे ही दूसरे में आपका क्या है, आपका हार्ट यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट यहाँ पे हो रही है। तो इन दोनों के लिए एक पर्टिकुलर आपके पास प्रेशर गिवन होता है, वो प्रेशर आपका 120/80 होता है। ठीक है, और इसको हम +-10 भी कर सकते हैं। +-10 का क्या मतलब है, 110 से लेकर 130/70 to 90। सो बेसिकली ये आपके पास एक रेंज बन गई है। अगर इसके बीच में किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर आता है, जैसा कि हम देखते हैं किसी पेशेंट का मान लो 125/85 आया है, तो वो भी नॉर्मल ही होगा, या फिर मैं कह रही हूँ कि 132/90 आया है, तो ये भी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है। तो ब्लड प्रेशर की रेंज आपके पास इस तरीके से यहाँ पर आती है। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात कर ली। अब ये ब्लड प्रेशर जब आपका इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स जब आपका बीपी इंक्रीज हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर डिजीज आपके पास क्या होगी, वो हाइपरटेंशन कहलाएगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे मेजरली हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं कि अब इस हाइपरटेंशन में आपको किस तरीके से हमने पेशेंट को काउंसिल करना है, क्या क्या ट्रीटमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हाइपरटेंशन हमने देख लिया क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या कह रहा है कि हाइपरटेंशन खुद से कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई डिजीज़ होगा, जैसे हम बात करते हैं कोविड की। कोविड में क्या हुआ, आपके पास कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स आए थे, कफ हुआ, कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, फटीग हुए, अब आपकी बॉडी में थकान आई, ये सारे आपके पास कुछ सिम्टम्स आ रहे थे। क्लियर? बट जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं, तो हाइपरटेंशन में आपके पास एज सच कोई सिम्टम यहाँ पर नहीं आता है। जब आपके पास कोई सिम्टम नहीं आ रहा, तो उसको हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं कंसिडर कर सकते, और अगर कर भी रहे हैं तो इस पर्टिकुलर डिजीज़ को, ये एक्चुअल में कोई डिजीज़ नहीं है, बट इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ या फिर ऑर्गन डैमेज तक होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहा है कि हाइपरटेंशन खुद कोई डिजीज़ नहीं है, बट इसके अंदर इतना ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है कि ये आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन तक भी डैमेज कर सकता है। और ऑब्वियसली कौन से ऑर्गन को यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा, हार्ट और किडनी। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की वजह से अगर हम हाइपरटेंशन को अनट्रीटेड रखते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं है, नॉर्मल है, अगर उसको अनट्रीटेड रहता है वो काफ़ी लंबे समय तक, तो हमारी बॉडी के कोई ऑर्गन भी यहाँ पे डैमेज हो सकता है। ठीक है, और कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो यहाँ पर हो ही सकती है। क्लियर? अब हमने यहाँ पे बात की है पेशेंट काउंसलिंग की। तो पेशेंट काउंसिल हम कर रहे हैं, दैट मीन्स हम पेशेंट को कुछ बातें बताएंगे टू फॉर मैनेजमेंट, कि आपके जो भी क्रोनिक डिजीज़ है आपको किस तरीके से मैनेज करना है। तो जब भी हम ये मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली जब भी आप किसी चीज़ की मैनेजमेंट करते हो, तो मैनेजमेंट आपकी 2 टाइप्स की होती है। कोई भी डिजीज़ को जब हम मैनेज कर रहे हैं, तो उसकी मैनेजमेंट 2 टाइप से हो सकती है। एक तो होगी आपकी फार्माकोलॉजिकल, और दूसरी होगी नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल, दोनों में डिफरेंस क्या है? फार्माकोलॉजिकल में हम किसी भी ड्रग थेरेपी की इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं, ड्रग थेरेपी को यूज़ करते हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल में एज सच हम कोई ड्रग थेरेपी यूज़ नहीं करते, हम बिना दवाइयों के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे? उसका लाइफस्टाइल चेंज करके, उसका एक्सरसाइज, उसकी डाइट, ये सारी चीज़ों को मॉडिफाई करके वो पर्टिकुलर पार्ट आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर जाता है। क्लियर? और जिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में आप मेडिकामेंट को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आ जाती है। तो हम यहाँ पे बात करें कि इसके मैनेजमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में आपके पास क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो आपका फार्मासिस्ट है वो काउंसिल करेगा पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को वो काउंसिल कर रहा है, तो किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पे काउंसिल करेगा? सबसे पहला है वेट लॉस। वेट लॉस क्यों कह रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, फैट की एक्यूमुलेशन हो रही है, हमारी बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, दैट मीन्स फैट इकट्ठा हो रहा है। तो उसकी वजह से आपकी जो वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे जाके आपका फैट ऐसे इकट्ठा हो सकता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में अब ब्लड फ्लो होने के लिए वो चीज़ें रुक गई है, बैरियर की तरह वो वहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे वेट लॉस करना चाहिए। दूसरा, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब पर्सन कोई भी रेगुलर एक्सरसाइज करता है, तो हम सब जानते हैं उसके सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट द हार्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है जब कोई एक पर्टिकुलर पेशेंट रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है तो। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम जानते हैं जो हम घर पे एक सॉल्ट यूज़ करते हैं, जो उसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वो किसका कॉम्बिनेशन है, NaCl। ठीक है,
सोडियम क्लोराइड हम उस पर्टिकुलर सॉल्ट को यहाँ पे बोलते हैं, जो हम कॉमन सॉल्ट घर पे यूज़ कर रहे हैं, जो हम सब्जियों में डाल रहे हैं, खाने पीने में यूज़ कर रहे हैं, वो सॉल्ट आपका सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर हाइपरटेंशन के अंदर क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑलरेडी सोडियम के और क्लोरीन के जो आयंस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस केस में अगर आप और बाहर से लोगे तो वो और आपके लिए गंदा रिएक्ट करेगा। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि सोडियम और क्लोरीन की रेस्ट्रिक्शन हमें करनी चाहिए, या बेसिकली हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो आप जानते हो कि हाइपरटेंशन के पेशेंट को हम कह देते हैं कि नमक नहीं खाना। अगर किसी का बीपी हाई है तो नमक या तो कम कर दो या नमक बिल्कुल ही मत खाओ, है ना। क्यों? क्योंकि उस नमक में आपके पास सोडियम क्लोराइड होता है और वो पर्टिकुलर सॉल्ट आपके लिए हाइपरटेंशन के केस में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर डालता है। क्लियर? और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स में आपके पास क्या आता है, जो भी हमारे पास ऑयल, घी, बटर, ये सारी चीज़ें आती है, तो ये अल्टीमेटली आपके फैट को और ज़्यादा एक्यूमुलेट करती है बॉडी में, जो अल्टीमेटली आपके हाइपरटेंशन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर डाल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, इंक्रीज इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स कौन से फाइबर होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा आपके पास फाइबर होती है। हाई अमाउंट ऑफ फाइबर जिसके अंदर होगा उसका अमाउंट हमें यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं जौ का आटा या फिर जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सारी चीज़ें हमें इनटेक करनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर हाई फाइबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉनिटरिंग बीपी रेगुलरली। जो भी हमारा बीपी, हमें पता है हाइपरटेंशन चल रही है, कभी भी हमारा बीपी बढ़ जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो उस केस में हमें बीपी को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो भी एक हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा उससे रेगुलरली अपने बीपी को मॉनिटर करना है, ठीक है। अब इन सब में मैंने आपको कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए या ये दवाई लेने के बाद में आपको ये साइड इफेक्ट आ सकता है। क्लियर? तो इसीलिए ये सारा मैनेजमेंट आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर जाएगा, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, ड्रग को इन्वॉल्व करते हैं, ड्रग थेरेपी को यूज़ करते हैं। हमने यहाँ कहीं पे भी ड्रग थेरेपी को यूज़ नहीं किया है, इसीलिए ये पर्टिकुलर मेजर्स आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अब ड्रग थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं। ड्रग थेरेपी इज इन्वॉल्व्ड फार्माकोलॉजिकल मेजर्स में, ठीक है। दूसरा हम इसके अंदर बात करें कि नॉन कंप्लायंस इज़ वेरी कॉमन। नॉन कंप्लायंस वेरी कॉमन है, क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ देखी थी कि हाइपरटेंशन के अंदर आपके पास एज सच कोई सिम्टम्स नहीं आते, ठीक है। आपको अगर हाइपरटेंशन भी होगा तो आपको ऐसा कोई सिम्टम नहीं आएगा। शायद कभी कभी आपको डिजीनेस, चक्कर जैसा कुछ फील हो सकता है, बट डेली बेस पे ऐसा कोई आपके पास सिम्टम नहीं होंगे, ठीक है। तो कोई सिम्टम नहीं होता तो पेशेंट क्या होता है, थोड़ा लाइट हो जाता है कि पता नहीं हाइपरटेंशन है या नहीं है, तो वो अनश्योर सा हो जाता है। तो उस केस के अंदर वो दवाई, अगर उसको कोई पेशेंट डॉक्टर बता भी रहा है तो उस केस में वो दवाई लेना अवॉइड करेगा, सोचेगा कि मैं क्यों लूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी क्या हो रही है, नॉन कंप्लायंस हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। अगर किसी बीमारी के हमारे पास सिम्टम आ रहे हैं, जैसे मान लो कोविड के हमारे पास सिम्टम आया, बुखार वगैरह हुई, तो हमने तुरंत से दवाई ले ली, बट किसी चीज़ का सिम्टम नहीं आ रहा तो आप उसकी दवाई भी थोड़े लेने के लिए अनश्योर हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पेशेंट की नॉन कंप्लायंस हो सकती है। पेशेंट कंप्लायंस अलग चीज़ है, पेशेंट कंप्लायंस एक अलग चीज़ है, दूसरा पेशेंट काउंसलिंग एक अलग चीज़ है। पेशेंट काउंसलिंग अलग चीज़ है। काउंसलिंग में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको ये काम करना है, किस तरीके से करना है, ये मेडिकेमेंट लेनी है, कब लेनी है, किसके साथ लेनी है, वो सारी चीज़ें हम उसको एडवाइस करें, ठीक है। और पेशेंट कंप्लायंस मतलब हमने जितना भी डेटा उसको बताया है उसने वो कितना फॉलो किया है, वो चीज़ आपकी पेशेंट कंप्लायंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें नॉन कंप्लायंस की, मतलब मान लो मैंने कहा है कि आपको ये चीज़ें करनी है और पेशेंट वो नहीं कर रहा, तो वो चीज़ आपकी नॉन कंप्लायंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अल्टीमेटली बात करें ड्रग थेरेपी की, और उसके अंदर आपके पास क्या है, नॉन कंप्लायंस इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि हमारे पास जो हाइपरटेंशन डिजीज़ है उसके खुद के सिम्टम्स बहुत कम हैं, तो इसीलिए नॉन कंप्लायंस होने के यहाँ पे चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसके अंदर क्या कह रहा है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम यहाँ पे पेशेंट को देते हैं। ऑब्वियसली हाइपरटेंशन है तो उसके लिए एंटी काम करेगी कौन सी ड्रग्स, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आपकी कुछ साइड इफेक्ट्स कॉज करती है। ऑब्वियसली आप कोई भी ड्रग लोगे जो आपके सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, उस चीज़ को ठीक करने के लिए आप कोई दवाई दे रहे हो, तो वो पर्टिकुलर दवाई भी तो आपका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक लेकर आएगी, तो वो चीज़ आपके साइड इफेक्ट कॉज कर रही है बेसिकली, ठीक है।
तो साइड इफेक्ट के अंदर यहाँ पे सबसे पहला क्या कह रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, दिस इज ACE इनहिबिटर्स हम इस क्लास ऑफ ड्रग्स को कहते हैं। बेसिकली हाइपरटेंशन के अंदर ये आपका फार्माकोलॉजी का पार्ट है मेजरली। इसके अंदर जो भी ड्रग्स हम देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आपकी मेजरली क्लासिफाइड होती है अलग अलग क्लासेस के अंदर। तो उसके अंदर आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, उसको इनहिबिट करने के लिए हम कोई ड्रग देते हैं जो अल्टीमेटली क्या करेगा, आपके बढ़े हुए हाइपरटेंशन को कम करेगा। ठीक है, तो इस ACE इनहिबिटर्स मतलब ये वाली ड्रग जब हम देंगे तो वो आपका क्या साइड इफेक्ट कॉज करती है, वो आपको कफ कर सकती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ड्रग आपका इंड्यूस कफ। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बीटा ब्लॉकर्स। ऐसे ही जैसे आपकी क्लास थी ACE इनहिबिटर की, वैसे ही आपके पास एक दूसरी क्लास होती है बीटा ब्लॉकर्स की। तो बीटा ब्लॉकर्स आपके पास क्या कॉज करता है, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ये इनके साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं ये। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आपकी नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होती हैं, जिसका इंडिविजुअल कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आता है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा ACE का आपका कफ होगा और बीटा ब्लॉकर्स का आपके पास यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आपकी जो भी ब्लड प्रेशर है या फिर जो BP की रेट है, जो भी पल्स रेट है, वो चीज़ क्या होती है, अल्टीमेटली कम हो जाती है, जिसको हम यहाँ पे कह सकते हैं लोअर्स डाउन। ठीक है, हमें पता है कि हमारे केस के अंदर क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन में हमारा BP यहाँ पे बढ़ रहा है। अब आपने यहाँ पे बीटा ब्लॉकर को दे दिया, पेशेंट को हमने बीटा ब्लॉकर दिया है, तो उस केस के अंदर ये हो सकता है कि आपकी BP जो भी बढ़ रहा था, ज़्यादा बढ़ रहा था, तो वो ज़्यादा ही कम हो जाएगा। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जब भी हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो उसका मेजर क्वांटिटी, डोज, टाइमिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करेगा। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया यहाँ पे कॉज कर रहा है। दूसरी चीज़, जब हमारे पास BP बढ़ रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम यहाँ पे बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, जब BP इंक्रीज हो रहा है तब आपके पास टैकीकार्डिया हो रहा है, और जब BP डिक्रीज हो रहा है तब आपके पास यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। ये टर्मिनोलॉजीज को आपको यहाँ पे याद करना रहेगा। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं ड्रग काउंसलिंग पेशेंट्स इन हाइपरटेंशन। मतलब हाइपरटेंशन के अंदर आपने हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी, उसके अंदर अब आपको क्या पेशेंट काउंसलिंग करनी चाहिए, यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जैसे आपके पास आ रहा है डायूरेटिक्स, जैसे हमने पहले अभी 2 क्लासेस देखी, ACE इनहिबिटर वाली और बीटा ब्लॉकर वाली, वैसे ही आपके पास डायूरेटिक्स एक क्लास होती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। ठीक है, तो जब हम किसी भी पेशेंट को यहाँ पे डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो उसके बाद हमें पेशेंट को किस किस चीज़ों के लिए अवेयर कर देना चाहिए या हमें उसको काउंसिल कर देना चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि मॉनिटर फॉर द मसल वीकनेस, कन्फ्यूजन और डिजीनेस। दैट मीन्स डायूरेटिक्स देने के बाद में मैं बेसिकली कहूँ साइड इफेक्ट, तो आपको ये साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो हम पेशेंट को पहले से काउंसिल कर देंगे कि हमने आपको डायूरेटिक्स दी है तो उसकी वजह से आपको ये फील हो सकता है। तो जब उसको एक्चुअल में ऐसा होगा तो वो चीज़ के लिए वो अवेयर रहेगा, उसको पता होगा कि हाँ मेरे को इस दवाई से ये हो रहा है, और वो जो कि नॉर्मल है, कॉमन है। कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आपके पास आते ही हैं, तो वो चीज़ के लिए वो प्रिपेयर्ड रहेगा, उसको अचानक से नहीं लगेगा कि मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट को काउंसिल करना इंपॉर्टेंट है। किस किस चीज़ों के लिए, मसल वीकनेस के लिए, कन्फ्यूजन के लिए, और तीसरा डिजीनेस के लिए। डिजीनेस मतलब पेशेंट को चक्कर वगैरह यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेन अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ DI। DI बेसिकली इज द ड्रग इंटरेक्शन, कि अब आपकी जो ड्रग है, जो अभी आपने ड्रग ली है डायूरेटिक की क्लास की, वो आपके पास किसी तरह का इंटरेक्शन यहाँ पे कॉज कर सकती है। हो सकता है वो दूसरी ड्रग के साथ कर ले, या हो सकता है वो आपके फूड के साथ में कर ले। तो हमें उसको बताना है कि आपको ये पर्टिकुलर ड्रग अब अवॉइड करना है, ये पर्टिकुलर फूड अब आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज आपके पास यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टाइमिंग टू अवॉइड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन द नाइट। इसका बेसिक मीनिंग क्या है, जब हम यहाँ पे डायूरेटिक्स की बात कर रहे हैं तो डायूरेटिक्स आपका एक ऐसी क्लास ऑफ द ड्रग है जो अल्टीमेटली क्या करता है, आपकी बॉडी से यूरिनेशन को इंक्रीज करता है। द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इज इंक्रीज्ड व्हेन यू टेक डायूरेटिक्स। ठीक है, तो अब जब हम डायूरेटिक्स ले रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना है कि हम उस टाइमिंग पे ड्रग दें जब आपका नाइट में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अवॉइड हो सके। दैट मीन्स ऑब्वियसली हाइपरटेंशन की ड्रग्स हम सुबह ब्रेकफास्ट के बाद देते हैं। ब्रेकफास्ट या फिर लंच भी आपका काफ़ी लेट हो गया है, लंच तक भी हम नहीं रुकते। यूजुअली हम सिर्फ नाश्ते के बाद में हम कहते हैं कि BP की दवाई आपको खा लेनी है। ठीक है, ऐसा होता है।
नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, बीटा ब्लॉकर्स। हमने देखिए क्लासेस ऑफ ड्रग्स में एंटी हाइपरटेंसिव की दूसरी क्लास में आपके पास आ रहा है बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर के अंदर क्या होगा, हाइपोटेंशन हमको देखना है। अभी हमने देखा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन, ठीक है, जिसके अंदर बीपी इंक्रीज हो रहा है। हाइपर मतलब इंक्रीज होना, हाइपो मतलब डिक्रीज होना। तो यहाँ पे बीपी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बीपी आपका बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज ना हो जाए, ठीक है। कोई चक्कर वगैरह आपको ना आए, अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो ऐसा कुछ, और आपका ब्रेडिकार्डिया, जो कि हमने देखा अल्टीमेटली क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपकी रिड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट आपके पास आती हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आपका एक एंटी हाइपरटेंसिव क्लास का एक पार्ट है, जिसके अंदर क्या हम देखते हैं, मॉनिटर फॉर स्वॉलन गम्स। आपके जो माउथ में गम्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग आ जाए, या फिर चेस्ट पेन आपको हो सकता है, या फिर आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग या फिर पेन यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे किसके बारे में, कि जो भी आपकी एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग्स है, ER क्या होता है आपका, एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग। तो जो भी आपकी एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग है उसको आप एज अ होल ही लें। दैट मीन्स सिंपली मैं ये कह रही हूँ कि जो भी आपको ड्रग दी है उसको आप तोड़ के फोड़ के ना लें, डायरेक्टली उसको इनटेक कर लें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनसे मेडिकामेंट नहीं लिया जाता, तो या तो वो उसको डिजोल्व करके ले रहे हैं या फिर उसको वो फोड़ के ले रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जैसा आपकी जो ड्रग है जिस फॉर्म में है, कैप्सूल टैबलेट जो भी है, तो उसको एज अ होल ही आपको इनटेक करना है। क्लियर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे मेंशन की है पेशेंट को, ताकि वो अगर ऐसी गलती करता होगा तो नहीं करेगा इस केस में, ठीक है। सो ये हमने हाइपरटेंशन डिस्कस किया। नेक्स्ट इसके बाद में क्रोनिक डिजीज में आपके पास नेक्स्ट आती है डायबिटीज़, ठीक है। डायबिटीज़ हम सब जानते हैं, डायबिटीज़ के अंदर क्या होती है, एक हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है। हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन जिसके अंदर हमारे क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, राइट। ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्रोनिक डिजीज है। ऑब्वियसली हमने डिस्कस कर लिया क्रोनिक डिजीज कौन सी होती है। तो क्रोनिक डिजीज है जिसके अंदर आप जो भी हम इंटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इन सब की ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म की वजह से आपको ये डिजीज यहाँ पर हुई है, ठीक है। ऑल्टर्ड मेडिकामेंट, ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स चेंज हुआ है आपके कुछ इसके अंदर। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, डायबिटीज़ जो है वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट मीन्स जिस भी तरीके से आज तक अपनी लाइफ को गुजार रहा था, लाइफस्टाइल जो भी उसकी थी, तो वो डायरेक्टली पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर वही शुगर इंटेक सब कुछ बंद, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली पूरी पेशेंट की क्वालिटी के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। हम नेक्स्ट सेम इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो मैनेजमेंट हम जानते हैं दो टाइप्स का होता है, एक फार्माकोलॉजिकल और दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल की हम पहले बात करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हमें ये क्या कह रहा है कि फार्मासिस्ट को काउंसिल करना है पेशेंट को कि डायबिटीज़ क्या होती है। सबसे पहले तो डायबिटीज़ का उसको ओवरव्यू देना है कि अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आया है तो उस केस में उसको बताना है कि अब ये डायबिटीज़ आपको हो सकती है, या प्री डायबिटिक कंडीशन में है, फ्यूचर में जाके आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों के लिए पेशेंट को हमें पहले से ही अवेयर करना है, डायबिटीज़ का ओवरव्यू उसको हमें यहाँ पर देना है। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से भी, ठीक है। हम सब जानते हैं कि सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है, डायबिटीज़ का मेजर कारण यहाँ पे स्ट्रेस भी हो सकता है। तो स्ट्रेस के लिए भी हमें पेशेंट को काउंसिल करना है। दूसरा, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, दैट मीन्स वो आपकी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा सकती है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पेशेंट को अवेयर करना है। नेक्स्ट इज सोशल सपोर्ट। क्लियर। और नेक्स्ट इसके बाद में नॉन फार्माकोलॉजिकल के अंदर आपके पास क्या आ सकता है कि आप जो भी आपको न्यूट्रिशन लेना है वो किस किस तरीके से लेना है। इसके अंदर भी आपके न्यूट्रिशन के अंदर आपकी हाई फाइबर डाइट जाएगी, हाई फाइबर डाइट, और इसके अंदर हम कहेंगे कि लो कार्ब आपको इंटेक करना है, लो कार्बोहाइड्रेट पेशेंट को इंटेक करना है। ऐसे ही आपके पास एक्सरसाइज और एक्टिविटी, कोई भी जो भी आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करनी है। दूसरा, हमें ये बताना है कि न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, मेडिकामेंट और ये जो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इन सब का आपस में लिंक क्या है। अगर आप अच्छी न्यूट्रिशन लोगे, आप अच्छे एक्सरसाइज करोगे, तो वो अल्टीमेटली आपके ग्लूकोज लेवल के ऊपर कैसे इफेक्ट डाल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट को अवेयर करनी है, ताकि वो अब आने वाली अपनी प्री डायबिटिक या फिर डायबिटिक कंडीशन को अच्छे से मैनेज कर सके। क्लियर।
नेक्स्ट इसके बाद में अब हमारे पास आती है फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे, रिड्यूस बाय टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल। क्या रिड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पे, बेसिकली डायबिटीज़ की जो भी डायबिटिक कंडीशन है वो किस किस तरीके से रिड्यूस हो सकती है, बाय टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल। दैट मीन्स ग्लाइसेमिक की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मेजरली कह रहे हैं ग्लूकोज लेवल, कि ग्लूकोज लेवल जो भी हमें इनटेक करना है उसका बहुत ज़्यादा टाइटली अगर हम उस पर फोकस करेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे तो हमारी डायबिटीज़ अल्टीमेटली ट्रीट हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ड्रग गिवन नोन एज पेक्यूलर फीचर्स। पेक्यूलर फीचर्स क्या होते हैं, वो फीचर जो थोड़े से अलग हैं या फिर हम उसको कहते हैं कि अनकॉमन है, बेसिकली स्ट्रेंज है या फिर अनकॉमन है, ऐसे फीचर्स को हम पेक्यूलियर फीचर्स यहाँ पे कहते हैं। तो जो भी डायबिटीज़ की ड्रग्स होती है वो इस फीचर को फॉलो करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डायबिटीज़ की ड्रग है वो मेजरली हम बिफोर फूड यहाँ पे पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए कहते हैं। हमने देखा होगा डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट होते हैं वो दवाई अपनी खाना खाने से पहले लेते हैं, या तो आधे घंटे पहले या जस्ट पहले या फिर विद इन द मील लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल जो आपकी कन्वेंशनल ड्रग्स होती है वो यूजुअली हम क्या करते हैं, खाना खाया उसके 15-20 मिनट बाद में हमने वो दवाई ले ली। बट इस केस के अंदर क्या है, हम वो पूरा फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं, अनकॉमन है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे पेक्यूलियर फीचर वाली ड्रग्स कहते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये हम खाना खाने से आधे घंटे पहले इसको इनटेक करते हैं। और वो कौन सी ड्रग्स होती है, सल्फोनिलयूरियास। ये बेसिकली एंटी डायबिटिक ड्रग्स का एक क्लास है, जैसे हमने हाइपरटेंसिव में पढ़ा था वैसे ही एंटी डायबिटिक ड्रग्स की एक क्लास है। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं इसको, अवेयरनेस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया ड्यूरिंग द इंसुलिन थेरेपी। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंसुलिन। ठीक है, अगर डायबिटीज़ आपका मेडिकामेंट से ट्रीट नहीं हो पाता है तो उस केस में हम इंसुलिन थेरेपी पेशेंट को देते हैं। और जब आप इंसुलिन थेरेपी दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे हो गई हो, तो उस केस में हमें हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन का यहाँ पे ध्यान देना है। हाइपोग्लाइसेमिक क्या है कि आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमने बीपी के अंदर देखा था, हाई बीपी को ठीक करने के लिए हम कुछ ऐसी दवाई दे रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा लो बीपी कर रहा था, बट ये चीज़ हमें नहीं करनी, हमें बिल्कुल नॉर्मल रखना है, बहुत ही ज़्यादा लो नहीं करना है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, कि इंसुलिन थेरेपी में हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशंस को हमें रेगुलरली मॉनिटर करते हुए यहाँ पे चलना है। क्लियर। तो ये तो हमने फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या फिर मेजरमेंट को यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं ड्रग काउंसलिंग पॉइंट्स इन डायबिटीज़। क्लियर। तो ड्रग काउंसलिंग पॉइंट में आपके पास सबसे पहली आती है सल्फोनिलयूरियाज। हमने देखा कि तीनों क्लासेस आपकी क्या है, एंटी डायबिटिक केस के अंदर जाती है, एंटी डायबिटिक ड्रग्स की एक पार्ट है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास आती है सल्फोनिलयूरिया। सल्फोनिलयूरिया के अंदर हम क्या करते हैं, हमने पेशेंट को बताना है कि आपको किस किस तरीके से आप अपनी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली हमें ये चीज़ बतानी है। और हाइपोग्लाइसेमिया को सेम चीज़, जब आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो आप उसको किस तरीके से बचा सकते हो, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, आप कैसे पता चलेगा कि आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को काउंसिल करना है टू देयर पेशेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉनिटर सिम्टम्स ऑफ जॉइंडिस। सल्फोनिलयूरियाज लेने के बाद में मे पॉसिबल कि आपको यहाँ पे जॉइंडिस जैसे सिम्टम्स आएँ, जैसे कि फीवर है, चिल्स है, डिस्कलरेशन हो रही है बॉडी में, डिस्कलरेशन। तो ऐसे अगर कोई सिम्टम आते हैं तो पेशेंट को आपको डायरेक्टली जाके रिपोर्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन टाइम इन रिलेशन टू द फूड। ऑब्वियसली क्योंकि हम जानते हैं सल्फोनिलयूरियाज, हमने अभी अभी देखा कि सल्फोनिलयूरियाज को हम क्या कहते हैं, बेसिकली खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको ये दवाई लेनी है। तो वही आपको ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन टाइम का यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास आता है इंसुलिन। इंसुलिन थेरेपी पे जब भी कोई पेशेंट जाएगा तो उस केस में हमें पेशेंट को क्या क्या चीज़ों का काउंसिल करना है वो हम इसके अंदर देखेंगे, जैसे कि एजुकेट पेशेंट रिगार्डिंग न्यूअर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक, कि इंसुलिन को किस तरीके से आप अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हो। यूजुअली हम देखते हैं कि हम जो भी पेशेंट हमारे इंसुलिन लेते हैं उसको हम देखते हैं कि वो स्किन की बहुत एक थिन लेयर के अंदर अपना इंसुलिन को इंजेक्ट करता है। राइट, हमने देखा है जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ये हमारे स्किन का लेयर है डिफरेंट। आपकी स्किन की बिल्कुल
सुपरफिशियल लेयर के अंदर हम यहाँ पे इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स हमें हमारे पेशेंट्स को बतानी है कि अगर आप इंसुलिन थेरेपी पे आ रहे हो तो आपको किस किस तरीके से वो चीज़ को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। दूसरा हम स्टोरेज ऑफ इंसुलिन बताएंगे, क्योंकि स्टोरेज हम जानते हैं ये कोल्ड टेम्परेचर के अंदर होगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर के हम इंसुलिन को नहीं रखते हैं, इंसुलिन को हम हमेशा फ्रिज के अंदर रखते हैं, उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, अदरवाइज वो पूरा इंसुलिन आपका खराब हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथफॉर्मिन। मेथफॉर्मिन क्या होगी? मेथफॉर्मिन के अंदर हम पेशेंट को ये बताएंगे कि ये पर्टिकुलर मेडिकामेंट लेने के बाद में आपको कोई मसल पेन तो नहीं हो रहा, नोजिया तो नहीं हो रही, स्टमक पेन, ये सारी चीज़ें अगर होती है तो कैजुअल सा है, बट अगर वही ज़्यादा हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को यहाँ पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे डायबिटीज़ और हमारा हाइपरटेंशन, इन दोनों को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। नेक्स्ट आपके पास आएगी इसके अंदर अस्थमा।